इसी तरह हम देखें कि एशिया में साम्राज्यवाद हम देखें तो अफ्रीका की तरह ही एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए, और ब्रिटिश और फ्रांस जैसे समृद्ध देशों ने पुर्तगाल और हॉलैंड की तरह नहीं व्यापार किया, बल्कि उन्हें भारत से बाहर फेंक दिया। जल्द ही अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों ने यहाँ बस्तियां बसानी शुरू कर दी। 1763 में ब्रिटिश ने भारत में फ्रेंच प्रभाव कम किया और यहाँ अपने नियंत्रण की स्थापना शुरू करी। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से यूरोपीय देश जो हैं इन्होंने चाइना को अपने कंट्रोल में किया। ठीक है, शुरुआत में जापान ने चाइना को हराया। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे जाके इंग्लैंड जो है वो चाइना के ऊपर काबिज हो जाता है, और इसके विरुद्ध में हम देखते हैं बहुत सारे विद्रोह भी हमें देखने मिलते हैं, और एक युद्ध होता है जिसे अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुआ। आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है, चाइना के अंदर रेशम, इसके साथ ही चाय और जो चीनी बर्तन होते हैं, इसकी डिमांड जो है यूरोप में बहुत हुआ करती थी। तो चीनी माल की यूरोपीय देशों में अधिक मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय सामान के लिए कोई मांग न थी। अब जाहिर सी बात है, चीन को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी चीज़ की, यूरोपीय चीज़ की, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध थी। ये एक तरफा व्यापार यूरोपीय व्यापारियों के लिए लाभदायक नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर चीन को अफीम की तस्करी शुरू करके चीनी युवाओं को चीनी माल के विनियम को नष्ट कर दिया। हुआ ये, अब जाहिर सी बात है, जब ये चीनी लोगों से यूरोपीय लोग जो हैं माल ख़रीदते थे, ख़ासकर इसमें आपका हो गया चाय हो गई, चाय के साथ ही चीनी बर्तन हैं और इसी तरह सिल्क रेशम है। ठीक है, तो इन्हें जो है चांदी के रूप में जो है इन्हें पैसा देना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है, मतलब ये चीज़ें ले रहे हैं और ये चांदी इसके बदले में दे रहे हैं, तो इनको एक तरह से बहुत महंगा पड़ता था। और इन्होंने क्या करा, एक नई तरीका अपनाया। नया तरीका क्या अपनाया कि इन्होंने अफीम जो है उसकी लत जो है चाइनीज़ को लगा दी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो नशे के आदी हो गए। और आगे जाके हम देखते हैं कि जब कुछ चाइनीज़ ने जब इसका अपोज किया, ठीक है, इसका विरोध किया, तो इनके बीच में, चाइना और ब्रिटेन के बीच में पहला अफीम युद्ध होता है, जिसमें चीन आसानी के साथ हार जाता है। ब्रिटिश खुद के लिए कई रियायतें प्राप्त करने में इसमें सफल हो जाता है, और चीन के सभी 5 जो बंदरगाहें हैं वो ब्रिटिश व्यापारियों के कंट्रोल में आ जाती हैं, और चीनी सरकार विदेशी माल पर किसी भी तरह की जो टैरिफ है उसे लागू नहीं कर पाती, और वे चीनी अदालतों में ब्रिटिश विषयों के खिलाफ किसी भी तरह का परीक्षण नहीं ले सकते थे। तो हांगकांग का जो द्वीप है ब्रिटेन को सौंप दिया जाता है। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि दूसरा अफीम युद्ध भी होता है। इस युद्ध में हम देखें तो ब्रिटिश ध्वज के अपमान के खिलाफ बदला और एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या के लिए ये युद्ध लड़ा जाता है। तो चीन 2 यूरोपीय शक्तियों से हार जाता है, यानी फ्रांस से भी और साथ साथ इंग्लैंड से भी। अब इसके नतीजे में ऐसा क्या होता है, उसके अपने अंदरूनी जो क्षेत्र हैं वो देने पड़ जाते हैं चाइना को इस हार के नतीजे में। बक्सर विद्रोह ईसाई मिशनरियों और उसके प्रभाव के क्षेत्रों में चीन के विभाजन के बाद चीन के शोषण के खिलाफ एक संगठित आतंक था, और चीनी युवाओं को अपनी मुट्ठी के साथ विदेशी नागरिकों के अत्याचार भी सहन करने पड़ते थे। तो उन्हें शाही अदालत के गुप्त समर्थक प्राप्त था। अब जाहिर सी बात है, अब ये लोग क्या करें, तो ये मजबूरन क्या करते थे कि जहाँ पे इन्हें ये यूरोपीय नागरिक नज़र आते थे, वहाँ पे ये जो चीनी जो नागरिक थे वो इनसे बदला लेते थे, और वो उन्हें एक तरह से यानी उनके साथ लड़ते थे। ठीक है, इसे बक्सर विद्रोह का जो नाम दिया गया इसी वजह से। अब बात करेंगे जापान की। 1868 में शुरू हुए मेजी के पुनरुत्थान पर प्रबुद्ध नियम ने जापान को एक बंद सामंती समाज से बदलकर पहले औद्योगिक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया।
और उसके खुद के प्राकृतिक संसाधनों थोड़े थे, इसलिए उसे दोनों विदेशी बाजारों और कच्चे माल के स्रोतों की जरूरत थी। 1871 में जापानी नेताओं के एक समूह ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया और जापानी राज्य बनने के बाद उसने औद्योगिकरण की नीति को अपनाया। 1877 में जापान में बैंक स्थापित किया गया और कई इस्पात और कपड़ा कारखाने जापान में स्थापित किए गए और ख़ासकर हम देखें शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम किया गया, शिक्षा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया और उसमें हम देखें कि बाकायदा शिक्षा की जो पश्चिमी शैली है उसको अपनाया गया और इसके लिए जापानी छात्रों को अध्ययन करने यानी भेजने के लिए, बाकायदा अध्ययन करने के लिए पश्चिम में भेजा गया, यूरोपीय इलाकों में भेजा गया। वर्ष 1905 में हम देखें देश को समृद्ध और सैन्य मजबूत बनाने के नारे के तहत जापान एक अविजित औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र के रूप में उभर के आया और उसने दक्षिण के सखालिन, कोरिया, मंचूरिया, भारत, चीन, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर और इंडोनेशिया और फिलीपींस को जीतने में सफल रहा। ठीक है, जाहिर सी बात इतना बड़ा ये, जबकि छोटा सा ही ये द्वीपीय इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि ये इन सभी इलाकों के ऊपर को जीतने में कामयाब हो पाया।